नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है हम सभी के लिए अवसर अपार। और हम भी आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां पर आज खासतौर से बात होगी ना सिर्फ दिन भर खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, बल्कि इसके अलावा भी देश में और क्या कुछ हो रहा है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, सुप्रभात मुकुल, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और आज नया सवेरा में आपको ले चलेंगे चुनावी राज्यों में और बताएंगे आज को कि कौन कौन नेता आज यहां पर भरने वाले हैं चुनावी हुंकार। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें भी और आपकी सेहत से जुड़ी बात भी करेंगे। तकनीक की दुनिया में भी आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के कारण गिर गया 33वीं महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। सरकार का संकल्प, महिलाओं को दिलाकर रहेंगे अधिकार। संसद के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये से आक्रोश में एनडीए। बारिश में भीगते हुए देर रात महिला सांसदों ने किया प्रदर्शन। आज से देश भर में विपक्ष के महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब करेगी भाजपा। तमिलनाडु में आज चुनाव का हाई वोल्टेज कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी और स्टालिन भी करेंगे धुआंधार प्रचार। ईरान का बयान, अमेरिका को खत्म करनी होगी नौसैनिक नाकाबंदी, वरना फिर बंद कर देंगे हॉर्मुज स्ट्रेट। अगली वार्ता का समय अब भी अनिश्चित। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मैच। बेंगलुरु का सामना दिल्ली से, तो हैदराबाद के सामने होगी चेन्नई की चुनौती। तो आइए नया सवेरा के विस्तार से करते हैं शुरुआत। संसद के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है। 16 तारीख को सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े कानून में संशोधन के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जिसके तहत लोकसभा में सरकार ने 3 बिल पेश किए और उन पर 20 घंटे से अधिक चर्चा हुई। लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में गिर गया। मत विभाजन के दौरान पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि अब इस बिल पर आगे की कार्रवाई पर फैसला संभव नहीं है। सरकार की ओर से भी संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष ने ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। साथ ही ये भी संकल्प लिया कि महिलाओं को अधिकार देकर रहेंगे। ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। तो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में पारित नहीं होने पर खासतौर से संध्या बीजेपी ने जिस तरीके से हमने देखा, और बल्कि एनडीए में जो एक गुस्सा देखा जा रहा है, कैसे कल रात भी जब हमने देखा, जब बिल गिर गया था, तो संसद भवन परिसर में किस तरह का प्रदर्शन हुआ और बारिश में भीगते हुए महिला सांसदों ने यह प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। 131वें संविधान संशोधन बिल का विरोध किया है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने। और उसको लेकर यहाँ पर देखिए एनडीए के जो सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, महिला सांसद, वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं का अपमान हुआ और कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए
तमाम जो एनडीए के बीजेपी के जो सांसद हैं उससे प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला विरोधी जो रुख है वो एक बार फिर से सामने आया। हम जानते हैं कि 2 दिन जो डिबेट हुई उसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने विरोध किया। उन्होंने महिला आरक्षण जो बिल, संविधान संशोधन बिल जो आ रहा था उसका सदन में विरोध किया और 2/3 बहुमत न होने की वजह से वो बिल पारित नहीं हो पाया। तमाम जो सांसद है बीजेपी की, एनडीए की, वो इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम जो महिला सांसद हैं बीजेपी की वो कांग्रेस पार्टी के रुख का विरोध कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, संसद भवन परिसर। तो लगातार वो गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और आखिर बीजेपी के महिला सांसदों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। हमने देखा कि बार बार इस तरह की बातें आई कि इसमें तकनीकी तौर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंततः फिर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। अगर लगाकर विपक्ष ने केवल और केवल बहानेबाजी करी और जब इस महिला आरक्षण का लागू करने का समय आया तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। आज विपक्ष ने जो किया है उसके लिए इस देश की आधी आबादी कभी उनको माफ नहीं करेगी। पिछले 3 दशक से महिलाओं के हक को छीना जा रहा था और इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को उनका हक देने का काम किया है, जिसको इन लोगों ने छीनने का काम किया है। आज भी 33% आरक्षण के लिए आज देश की समस्त महिलाओं की निगाहें आज टिकी थी। वो उम्मीद भरी निगाहें जो आदरणीय मोदी जी ने इस बिल को लाया था और आज कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, उनका अधिकार छीनने का काम किया है। बहुत आक्रोशित हैं बीजेपी की महिला सांसद। उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल को पारित होने नहीं दिया है तो देश की महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, संसद भवन परिसर। और पूरे बीजेपी अब आज से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर कड़ा वार करते हुए कल ये बात कही कि ये कानून इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी के एंटी वुमेन अलायंस ने देश की आधी आबादी के हक पर चोट की है। कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था। उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को हक की मारी की है, हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी। तो सीधे तौर पर नितिन नवीन का कहना कि जिस तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर एंटी वुमेन अलायंस जो दिखाया है और आधी आबादी के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जहां एक सार्थक पहल होती हुई नजर आ रही थी लेकिन उसको पूरा नहीं होने दिया, इसके बाद लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो देखा जाएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता अनुज यादव जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, कल देर रात हमने देखा किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो भी शुरू हुआ और मानो एक तरीके से सब सही दिशा में बढ़ रहे थे, पूरा सकारात्मक लग रहा था, लेकिन जब बिल गिरा तो जैसे जो प्रकृति है वो भी रूठ सी गई थी। मौसम हमने देखा किस तरह का बदलाव उसमें आया, लेकिन कितना महत्वपूर्ण कि एक देश जो कि महिला नेतृत्व को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, निर्णायक भूमिका को लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर कई ऐसे दल जो कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए शायद वो नहीं चाहते कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ कल जिस तरीके से महिला आरक्षण से जुड़ा जो 33% महिलाओं को आरक्षण देना था, ये सिर्फ बिल नहीं गिरा है, बल्कि अगर कहें तो
देश की आधी आबादी की उम्मीदें गिर गई हैं। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि देश भर की महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था कि राजनीति के अंदर भी उनको अब अधिकार और सम्मान मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र के माध्यम से इस बिल को पास कराना चाहते थे और देश की जो संसद है उसमें 33% महिलाओं को जगह देना चाहते थे, राज्य की विधानसभाओं में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष के इस रवैये ने पानी फेर दिया है। और पानी फेर दिया शब्द हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से संसद के अंदर जो चर्चा चल रही थी मुकुल, उसमें विपक्ष के हर सांसद ने इस बात को कहा है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। अगर विरोध में नहीं है तो फिर कल ये बिल कैसे गिर गया? ये बिल तो पास होना चाहिए था। विपक्ष के लोग बाहर आकर मीडिया से हमेशा यही बात करते थे, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, वो महिलाओं को ये बात देश के अंदर ये भी समझाना चाहते थे कि वो महिलाओं के विरोधी नहीं है, उनके पक्ष में है। और आप जब वोटिंग होती है तो आप उसमें समर्थन भी सरकार का नहीं देते। देखिए 2023 के अंदर जब ये पहली बार इस बिल को लाया गया था तो ये विपक्ष के साथ इसको वहां पर पारित कराया गया था, लेकिन ये बात सबको पता थी, विपक्षी दलों को भी, कि ये अभी इसमें टाइम लगेगा, इसको पास होने में टाइम लगेगा, नया परिसीमन होगा, नई प्रक्रियाएं होंगी। तो निश्चित तौर पर विपक्ष जानता था कि जब असली रूप में इसको पास कराने की सरकार कोशिश करेगी तो वहां पर उसको जो सरकार जो चाहती है उस पर उसका समर्थन नहीं करेंगे। यही एक सबसे बड़ी कल विडंबना देखने को मिली, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो सांसद हैं जो बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर कहीं भी इस तरीके से बिल्कुल भी सरकार को आशंका नहीं थी कि विपक्ष का इस तरीके से रवैया रहेगा, क्योंकि एक अच्छे माहौल में हमने देखा कि लगातार 2 दिन चर्चा भी चली है, उसमें सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा भी लिया है और ये बात भी सामने आई थी कि इसको जल्द से जल्द इसको लागू कराया जाएगा। और सरकार तो यही चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने भाषण में कहा कि 2029 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होगा और जो विधानसभा के चुनाव में होंगे, महिलाओं को उनका अधिकार और उनका सम्मान जल्द से जल्द देना होगा, ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत से एक बहुत बड़ा संदेश जाए कि देखिए सरकार ने और विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कितना बड़ा फैसला किया है। लेकिन इस फैसले पे जिस तरीके से विपक्ष ने अपना रवैया दिखाया, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर, खासतौर से महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। उन महिलाओं के अंदर आक्रोश है जो आज अपने पैरों पे खड़ी हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और राजनीति के माध्यम से भी देश की आधी आबादी के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं में हिस्सा लेना चाहती हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सदन की कार्रवाई जब चल रही थी तो लगातार हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यही बात कही जा रही थी कि विपक्षी दल भी इस बिल का समर्थन करें। और इसी पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे और लड़ेंगे भी, साथ ही महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। तो हम करेंगे और लड़ेंगे, यानी कि आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब महिलाओं को उनका हक मिलेगा। यानी आधी आबादी के लिए जो सत्ता पक्ष बिल लेकर के आई वो कभी ना कभी पास जरूर होगा। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, देखिए सत्ता पक्ष ने साफ किया था कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए बिल लेकर के आए हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का अड़ियल रवैया हमें देखने को मिला तो लगता है कि कहीं ना कहीं नारी का अपमान हुआ है और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन भी करेगी। देखिए बिल्कुल देश भर के अंदर जो महिलाओं का आक्रोश है वो देश की जो जनता है उसको सड़कों पर वो दिखा रही है। हमने तो कल रात से ही देखा है कि देश की संसद के अंदर जो सांसद हैं एनडीए की वो भी जो वहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। लेकिन इसमें बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरीके से राजनीति विपक्षी दल क्यों करना चाहता है? महिलाओं के अधिकारों पर, उनके सम्मान पर राजनीति करना चाहता है, जो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात का संकेत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी दिया था कि ये क्रेडिट लेने और देने के फैसले नहीं है, ये महिलाओं को सम्मान
सम्मान देने का फैसला है, जिसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बात तक को कह दिया कि अगर विपक्ष इसका क्रेडिट लेना चाहता है तो वो विपक्ष को क्रेडिट देने के लिए तैयार है, लेकिन समर्थन तो करें, इसे पास कराने के लिए समर्थन करें। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता जो डिंपल यादव हैं, वो जब अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने शुरुआत इसी बात से की थी कि वो इस महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन बीच में अपने भाषण में वो क्या कहती हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि इस बात को सब जानते हैं देश के अंदर कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं है। तो इस तरह की बातों को करना, बेबुनियाद बातों को संसद के अंदर उठाना, तो वहीं से इन बातों का पता चलता है कि विपक्ष का कहीं ना कहीं पहले से ही मन बन चुका था कि इस मामले पर सरकार का समर्थन नहीं करना है, महिलाओं के आरक्षण के बिल पर समर्थन नहीं करना है और इस बिल को गिरा देना है। लेकिन अब देश की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर निकल चुकी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के जो साथी दल हैं और सभी ने इस बात को कहा है कि विपक्षी दलों को एक भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल अनुज, और ना सिर्फ खामियाजा अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जा सकता है दोहरी मानसिकता जो है वो विपक्षी दलों की यहाँ निकलकर सामने आई है। पहले जिस तरीके से लगातार यही कहा गया कि हम पूरा समर्थन देंगे, जब मौका मिला तो शायद वो गवा दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक बिल नहीं गिरा, बल्कि उन तमाम आधी आबादी की जब बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उनका मनोबल को गिराने का काम किया है विपक्ष ने। पंचायत से पार्लियामेंट तक की जो बात कही जा रही थी उसमें न सिर्फ एक बड़ा रोड़ा अटकाया, बल्कि कैसे विकास की गति को और खींचा जा सकता है, कैसे उसको धीमा हम कर सकते हैं, शायद इस दिशा में कहीं ना कहीं विपक्ष काम करता हुआ नजर आता है। देखिए, ये छोटा मौका नहीं था मुकुल, ये बहुत बड़ा मौका था और इस तरह के मौके कभी कभी आते हैं और इस तरह के बड़े फैसले भी निश्चित तौर पर कभी कभी लिए जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उम्मीद देश की जनता के सामने जग जाती है, बन जाती है। और इसी तरह की उम्मीद महिलाओं के अंदर बनी थी, देश की महिलाओं के अंदर। हम देखते हैं कि आज पंचायतों का आप रूप और स्वरूप देखिए मुकुल, आप गाँवों में जाइए, जब वहाँ के प्रधान जो हैं महिला मिलती हैं, मुखिया जो हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो महिलाएं मिलती हैं। और आपने देखा है कि आज ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं, किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेलों के मैदान हो, चाहे वो राजनीति के मैदान हो। लेकिन महिलाओं को देश की संसद में आने से रोक देना, विधानसभाओं के अंदर रोक देना, हम जानते हैं कि निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देती है, लेकिन 33% क्यों नहीं देगी, उनकी भागीदारी राजनीति में क्यों नहीं बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार एनडीए सरकार बार बार उठाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब देश की संसद के अंदर हर 3 में से 1 सांसद महिला बैठेगी तो वहां पर जो महिलाओं के लिए, देश की आधी आबादी के लिए जो योजनाएं बनती हैं उनका रहना वहां पर जरूरी होगा, उनके माध्यम से ही वो योजनाएं बनेंगी। हम जानते हैं कि आज भी महिलाओं के अंदर, महिलाओं के लिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो योजनाएं महिलाएं क्यों नहीं बनाएंगी, उनकी भागीदारी उसमें क्यों नहीं रहेगी, ये एक बड़े सवाल है। और उन सवालों पर अब विराम सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के कारण लगा है। इस देश की जनता आज इस बात को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के गठबंधन दलों के साथ सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल रहे हैं, ये बताने के लिए कि किस तरीके से विपक्ष की दोहरी मानसिकता इस बार नहीं बल्कि बार बार और कई बड़े फैसलों में रही है। बिल्कुल अनुज, ना केवल कुछ सवालों पर विराम लगा है बल्कि अब तमाम ऐसे सवाल हैं जो सुलगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश की ही आधी आबादी इन तमाम नेताओं से भी सवाल करेगी कि आखिर जब हमारे प्रतिनिधित्व की बात आई तो फिर आपने सदन में इनकार क्यों कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो खासतौर से अगर देखा भी जाए संजय, क्योंकि पंचायतों की जब हम बात करते हैं, हमारे देश में करीब 14 लाख से ज़्यादा महिला सदस्य हैं जो कि इन पंचायतों से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे गांव से संसद तक की जब हम दूरी की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखती थी, लेकिन अब ऐसा लगाता है मानो ये दूरी बहुत जल्द कम हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल मुकुल, संभव नहीं हो पाया। और अगर अब 17वीं लोकसभा देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, यानी कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि महिला सांसद लगातार बड़ी संख्या में चुन करके आ रही हैं। लेकिन जब आधी आबादी के हित की बात होती है तो विपक्ष का जो रवैया है वो तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, यानी सरकार की नीति तो थी लेकिन विपक्ष की जो नीयत थी वो जगजाहिर है किस तरह की रही और उसी वजह से हम कह सकते हैं जो स्थिति है आज वो हमारे सामने आई। फिलहाल नया सवेरा में यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां पर चुनावी संग्राम नजर आ रहा है। जी हां, यानी बात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से जुड़े जनादेश की। तो चुनावी राज्यों में सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज हाई वोल्टेज कैंपेनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयंबटूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे और हुंकार भरेंगे। आपको बता दें, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। माना जा रहा है कि पीएम की आज की रैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं, खासतौर पर बूथ पर डटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। ये भी देखना होगा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल गिरने के बाद क्या पीएम के चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र होगा? क्या पीएम यहां विपक्ष के तौर तरीकों को जनता के सामने रखेंगे? इससे पहले भी हमने देखा था, लगातार जब प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत यहां कार्यकर्ताओं से संवाद किया था, तब भी प्रधानमंत्री ने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया था कि कैसे तमिलनाडु का जो विकास है उसमें अभी तक कहीं ना कहीं डीएमके जो है उसने डोरा अटकाया, लेकिन क्या कुछ और किया जा सकता है, इसको लेकर संवाद हुआ था। लेकिन आज की रैली में देखना होगा, क्योंकि वाकई हाई वोल्टेज कैंपेनिंग जो है आज दिन भर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और जनसभा को जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे और महिला आरक्षण कहीं ना कहीं उनके संबोधन में केंद्र में रह सकता है। वहीं तमिलनाडु जीतने के लिए चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दिग्गज उतर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज यहां 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिराने के बाद कांग्रेस की यह पहली चुनावी रैली होगी। राहुल गांधी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार एम.के. स्टालिन की अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। कल तिरुपुर जिले के कांगयम में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने किया, जहां उन्होंने द्रमुक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो धुआंधार प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है तमिलनाडु की अगर बात की जाए, और हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल कोयंबटूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आज का दिन देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं वो आज पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ राहुल गांधी भी आज वहीं पर होंगे। किस तरीके से अगर देखा जाए जो यहाँ पर चुनाव प्रचार को लेके और खासतौर से कैंपेनिंग की अगर बात की जाए, आज हम मानेंगे चरम पर शायद वो नजर आएगी यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के दोनों मुखिया आज यहाँ पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर कोयंबटूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहाँ पर महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री की रैली है, तो प्रधानमंत्री इस बात को जरूर दोहराएंगे, क्योंकि डीएमके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने इसके खिलाफत सीधे तौर पर की थी और डीएमके ने इसको लेकर अपने घरों में झंडे, काले झंडे लगाए थे और पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखेंगे। कल जब सदन में ये बिल गिरा तो उसके बाद हमने देखा कि डीएमके ने तमिलनाडु में जगह जगह जश्न भी मनाया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि डीएमके आखिर क्यों खुश थी, क्योंकि महिला आरक्षण मिलने के बाद जब महिलाओं का सशक्तिकरण होता वहां पर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि तमिलनाडु में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वो जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी भी 3 जगह यहाँ पर रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एम.के. स्टालिन से नहीं मिल रहे हैं, यानी कि गठबंधन में जो दरार है वो भी देखी जा सकती है डीएमके और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया था उसमें ईपीएस नजर आए थे उनकी गाड़ी पर, आज भी ईपीएस नजर आएंगे उनकी रैली में। लेकिन जब दूसरे गठबंधन की राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु में आ रही है तो आखिर एम.के. स्टालिन राहुल गांधी से क्यों दूरी बना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अभी तक इस गठबंधन में चीजें ठीक नहीं हो पाई जब चुनाव को काफी कम समय रह गया है? ये एक
सवाल है जिसका जवाब फिलहाल अभी अगर डीएमके और कांग्रेस से पूछा जाए तो देने में असमर्थ नजर आ रही हैं। लेकिन तमिलनाडु में आज गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और ये कहा जा सकता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ यहाँ स्थानीय डीएमके एआईएडीएमके पूरा जोर लगा रही हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि कम समय बचा है। 23 तारीख को यहाँ मतदान होना है, उससे पहले प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बिल्कुल निशांत, चुनाव प्रचार थमने को अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार हर दल की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में जब कल महिला बिल गिरा तो क्या उसका प्रभाव आज देखने को मिलेगा, या ये कहें कि राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं, जो विषय है, जो जनता के बीच लेकर के पहुंच रहे हैं, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे खास चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो कोयम्बटूर नॉर्थ की सीट पर आ रहे हैं, यहाँ से बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासन उम्मीदवार हैं और पड़ोस की सीट से अविनाशी से डॉक्टर एल मुरुगन जो है त्रिपुर जिले की अविनाशी सीट है, लेकिन इससे लगी हुई सीट है। एल मुरुगन उम्मीदवार है। वानिती श्रीनिवासन चूंकि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिलाओं को लेकर सदन में एक बिल लाया गया जो बिल विपक्ष के द्वारा गिराया गया, तो ये कहा जा सकता है कि मंच पर हमें इस बिल की आवाज़ सुनने को मिले, पहले कैंडिडेट वानिती श्रीनिवासन से और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और जिस तरीके से कल बिल गिरने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ट्वीट आया, उनका बयान आया, ये दिखलाता है कि सरकार को भरोसा नहीं था कि विपक्षी सांसद इस बिल को लेकर इस तरीके से रवैया अपनाएंगे और वो मांगे जो संविधान में जायज़ नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, वो मांगे करेंगे जिसका संविधान सम्मत नहीं है, और उसके बावजूद अपने बिल को एक तरीके से गिराने का काम करेंगे। और जो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में जबकि पीएम ने यहाँ तक कहा था कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, अगर आप लोगों को क्रेडिट लेना है तो आप लोग बताइए, सरकारी विज्ञापन में जिसको क्रेडिट लेना है हम उसका नाम दे देंगे। आप समझ सकते हैं। और साफ तौर पर कहा था कि हमने महिलाओं पर एहसान नहीं किया है, बल्कि जो उनका हक था वो उनको देने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्षी पार्टियां किसी न किसी बहाने से इस बिल को रोक रही थी और रोकने में अंततः कामयाब हुई। लेकिन एक बात तय है कि जो आधी आबादी का सशक्तिकरण होना था, जो इनको चाहे एमएलए के लेवल पे कहें या एमपी के लेवल पे कहें, जब इनको मौका मिलता, बेहतर चीज़ें निकल कर सामने आती, कहीं ना कहीं एक बड़ी निराशा पूरे देश में आधी आबादी में हुई है। और जिसका असर हमने देखा है कि कल रात से ही आधी आबादी इन विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी और एनडीए भी पूरा मन बना चुकी है कि हर एक सांसद को घेरा जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आधी आबादी से इतनी नफरत क्यों। बिल्कुल निशांत, और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब आधी आबादी के हक की बात हुई तो फिर हमने देखा कि विपक्ष ने किस तरह से दोहरा रवैया अपनाया, और फिर जब आप चुनावी सभाएं करते हैं तो महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, तो महिलाएं भी तो अब सवाल करेंगी ना कहीं ना कहीं कि जब हमें संवैधानिक तरीके से हक दिलाने की बात होती है तो आप इस तरह का रवैया अपनाते हैं और चुनावी मंचों से आप जुमलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एक बात तो स्पष्ट है कि अब विपक्ष जो है वो तमाम सवालों के घेरे में, और खास तौर पर आधी आबादी के। बिल्कुल, और ये इस वजह से भी संदेह क्योंकि जहां राजनीति हो रही है वहां तो मंच पर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन जहां जनता के हित की बात थी, आधी आबादी की बात थी, वहां कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आती है डीएमके। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का भी, जहां विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने 5 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोप यह है कि बीएलओ सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। उत्तर 24 परगना के बारासात में 3 बीएलओ तपन कुमार साहा, अभिजीत डे और कुमारजीत दत्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन तीनों को पहले शोकॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने ये सख्त कदम उठाया है। वहीं बीरभूम के अगर बात करें तो दुबराजपुर और मयूरेश्वर में भी 2 अन्य बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि दुबराजपुर में एक बीएलओ तृणमूल के पार्टी कार्यालय से मतदाताओं को वोटर स्लिप बांट रही थी, जबकि मयूरेश्वर की अगर बात करें तो यहां बीएलओ की साइकिल पर तृणमूल का झंडा लगा हुआ पाया गया। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी की बानगी देखने को मिली है।
वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आयोग ने विधाननगर के पुलिस कमिश्नर को पद से हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने आईपीएस अधिकारी त्रिपुरारी अथर्व को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का नया कमिश्नर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को तुरंत आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया है। आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यह आदेश 18 अप्रैल सुबह 11 बजे तक हर हाल में लागू किया जाएगा। यानी आज के दिन की अगर बात की जाए, वहीं चुनाव के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से बड़े स्तर पर जो ट्रांसफर हैं वो किए गए थे, जिससे चुनाव जो है वो पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराए जा सकें। और बात राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ी हुई मुकुल। बिल्कुल, तो किस तरीके से अगर देखा जाए दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है ये बड़ा झटका, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मामला राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन पर आरोप है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। दरअसल भारत के कानून में एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है, और ऐसे में अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो वो किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद चुने जाने के बाद भी सवाल के घेरे में थे। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है तो उनका सांसद बनना गैर कानूनी है। और अब इस मामले में विस्तृत जांच का जो रास्ता है वो साफ हो चला है। तो राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं जाहिर तौर पर वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस की भी अगर कहा जाए तो मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें अभी हम देख ही पा रहे हैं किस तरीके से लगातार उनके खिलाफ भी शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, पवन खेड़ा को फिलहाल राहत नहीं मिलने के बाद अब मामला एक बार फिर से असम की अदालतों की तरफ ये बढ़ गया है। इस पूरे विवाद के बीच आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पवन खेड़ा को कानून के सामने सरेंडर करने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक उनको अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की तरफ से दाखिल किए गए दस्तावेजों पर सख्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत पाने के लिए फर्जी दस्तावेज दाखिल किए। खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि तेलंगाना में याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी थी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा को सलाह दे डाली कि कानून के सामने सरेंडर कर दें, नहीं तो उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून से जितना भागेगा इतना ही मुश्किल बड़ा होते जाते हैं। तो इसके लिए उनको मैं यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब मामला वापस वहीं पहुंच गया है जहां से शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। पहले दिन 2713 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करा लिया है। रविवार से शुरू हो रही यात्रा से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों की अगर बात करें तो ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर यमुनोत्री के लिए खासतौर से अगर श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में आपको बताएं तो रविवार से जो यात्रा शुरू हो रही है इसके लिए यमुनोत्री के लिए करीब 683, गंगोत्री के लिए 690 और केदारनाथ के लिए 667, जबकि बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है।
श्रद्धालु के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी जो टीमें हैं वो जा रही हैं। इस बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसमें अब तक लगभग 18,23,000 श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण कराया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर कल से तीर्थ यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी, तो न सिर्फ ऑफलाइन पंजीकरण जो है वो शुरू हो गया है, बल्कि ऑनलाइन भी हमने देखा कि इस तरीके से बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे समाचार पत्रों की दुनिया में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं जो दिलचस्प भी हैं और आपके काम की भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धरती की रक्षा की। जी हाँ, धरती की रक्षा किस तरह से वीरांगनाएं कर रही हैं, उससे जुड़ी हुई खबर आज प्रकाशित हुई है, क्योंकि ये धरती की रक्षा कर रही हैं इसलिए इन्हें वीरांगना कहा गया है। धरती हमारी माँ है और महिला शक्ति का स्वरूप भी है, और हम सभी जानते हैं कि इन दोनों का परस्पर नाता सदियों से रहा है, और इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी धरती माँ को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। उसके लिए युवा पर्यावरण प्रहरी जो है वो लगातार काम कर रही हैं। उसमें नाम आ रहा है विनीशा उमाशंकर, जो कि कोयले से चलने वाली प्रेस यानी कि आयरन से काफी प्रदूषण फैलता है, और उसको लेकर के वो काम कर रही हैं कि कैसे आप प्रदूषण को बचा सकते हैं। इसके अलावा सहर मंसूर हैं, जो कि बेंगलुरु में है, एक स्टार्टअप चला रही हैं और वो भी काम कर रही हैं धरती को सुरक्षित रखने की। सौम्या कल्लूरी, जो कि ध्वज नाम की कंपनी की संस्थापक है, और वो फैशन इंडस्ट्री में कैसे कचरे की जो समस्या है उसको बचाया जा सकता है, कचरे की समस्या से निजात पाई जा सकती है, इसको लेकर के काम कर रही है। और ये कंपनी पुरानी डेनिम से स्टाइलिश एसेसरीज बनाती है, और डेनिम को नष्ट करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए उनका कहना है कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण को अलग अलग तरह से अलग अलग तौर तरीके अपना करके बचाएं। और आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जैसे हमने बताया आपको, चारधाम यात्रा के लिए जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो गया है, और कैसे आधिकारिक रूप से जो यात्रा है वो अब शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप इस यात्रा पर जा रहे हैं, और खासतौर से चमोली की अगर बात करें, तो प्रकृति के साथ सप्त बद्री के जो दर्शन हैं वो आप कर सकते हैं। चमोली में सप्त बद्री हैं, ना सिर्फ बद्रीनाथ की बात की जाए बल्कि इसके साथ साथ नर्स बद्री की बात करें, योग ध्यान बद्री की बात की जाए, ये आपको एक अलग अनुभव देते हैं, और उसके साथ साथ जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। खासतौर से यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, गहरी घाटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल वहाँ पे जो मंदिर हैं जिनका जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, और हमेशा के लिए एक बेहतर अनुभव आप इस यात्रा के दौरान कर सकेंगे। अगली खबर आपको बताते हैं, जो कि एम्स की स्टडी से जुड़ी हुई है। एम्स के अध्ययन में एक खुलासा हुआ है जो बता रहा है कि शारीरिक सक्रियता की कमी और फास्ट फूड के सेवन से समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। किन पर बढ़ रही हैं? तो खेलने की उम्र में दिल के रोग का खतरा बढ़ रहा है। लड़कियों की तुलना में लड़के इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में असामान्य कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। 42% लड़के, तो वहीं 38% लड़कियां डिस्लिपिडोमिया से पीड़ित हैं, और लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा बढ़े हुए स्तर से अधिक संख्या में पीड़ित पाई गई हैं। तो आप अपने खानपान को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं ये स्टडी बता रही है, तो उसकी वजह से आपका शरीर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अब फल सब्जियों खेलकूद से जिस तरह से दूरी बन रही है उसको लेकर के ये बड़ी वजह बन रही है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो खाने में फल और हरी सब्जियों को ज़्यादा करके शामिल करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज़्ज़ा, ये जो इस तरह के जंक फूड है इससे आपको दूरी बनानी चाहिए। विशेषज्ञ अपनी राय ये दे रहे हैं।
और आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का भी, जो कि जुड़ी हुई है पर्यावरण के साथ। आपको बता दें, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जो चमगादड़ होती हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल जो चमगादड़ हैं वो ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए बल्कि कैसे उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में जिस तरह के कीट हैं या जब पौधों के परागण की आवश्यकता होती है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो करीब 12 प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखी गई हैं चमगादड़ की, और करीब 15 प्रजातियां हैं जो कि घर मानी जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में इन चमगादड़ों का 15 प्रजाति, लेकिन 12 फिलहाल देखी गई हैं। उम्मीद यही है कि इसके चलते जो पर्यावरण संतुलन है वो शायद और बेहतर हम आने वाले समय में देख सकेंगे। तो ये कुछ ऐसी खबरें जो कि आज प्रकाशित हुई हैं अलग अलग समाचार पत्रों में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की जो खबरें हैं उन पर नजर डालते हैं, बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉच की। अमेरिका ईरान में सीजफायर के बीच एक बड़ी राहत की खबर तो आई, लेकिन तकरार अभी भी बरकरार है। दरअसल ईरान ने कल हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से सबके लिए खोल दिया है। कल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि युद्ध विराम की बाकी बची अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए आवागमन पूरी तरह से खोल दिया गया है। अराक्ची के अनुसार ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और वैश्विक व्यापार प्रभावित ना हो। हालांकि अमेरिका की ओर से अब भी नौसैनिक नाकाबंदी जारी है और ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी नहीं हटी तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल तेल के दाम में गिरावट भी देखी जा रही है। और फटाफट अंदाज के साथ आपको दुनिया भर की कुछ और खबरें भी बता देते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। आईएमएफ जल्द ही करेगा अर्जेंटीना के 20 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा। आईएमएफ अधिकारी लुइस क्यूबेरो ने कहा है कि मई की शुरुआत या मध्य तक इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। कोस्टारिका ने प्रशांत महासागर में एक स्पीड बोट से करीब 1901 किलो कोकीन जब्त की। इस कार्रवाई में 3 कोलंबिया के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान तटरक्षक बल और गुप्स यूनिट ने मिलकर चलाया। यूनिसेफ ने गाजा में जलापूर्ति के दौरान हुए हमले पर गहरी नाराजगी जताई है, जिसमें उसके 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत और 2 अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाद एजेंसी ने अपनी गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी और इसराइल से मामले की जांच करने की अपील की है। म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग द्वारा घोषित व्यापक कैदी माफी योजना के तहत रिहा कर दिया गया है। इसी के साथ म्यांमार ने जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की की सजा कम कर दी है। और आइए नया सवेरा में बात करते हैं मनी मंत्र की, जिसमें आपको जानकारी दे रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। आखिर क्या है टर्म इंश्योरेंस, आइए जान लेते हैं। किस तरीके से एक सरल और कम प्रीमियम वाला जीवन बीमा है। निश्चित अवधि के लिए उच्च जोखिम कवर जो है वो यहाँ मिलता है, यानी खासतौर से हाई रिस्क की अगर बात तक की जाए, एक लिमिटेड टाइम तक वो इसके जरिए कवर होता है। बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को एक मुश्त राशि मिलती है, यानी अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और किसी वजह से अगर डेथ होती है तो कैसे जो नॉमिनी है उसको एक निश्चित राशि मिलती है। और परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच के तौर पर टर्म इंश्योरेंस को देखा जाता है। मृत्यु जोखिम को लेकर के भी कवर करता है ये इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में किसी तरह के निवेश का तत्व नहीं होता, किफायती प्रीमियम है और कम पैसों से ज्यादा बीमा कवर होता है। किफायती प्रीमियम, कम पैसों में ज्यादा बीमा कवर करता है टर्म इंश्योरेंस। 10, 20, 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए ये सुरक्षा आपको प्रदान करता है। तो नॉमिनी के लिए भी अगर आप चिंता करते हैं तो नॉमिनी को एक मुश्त पैसा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से आयकर की धारा 80C के तहत इसमें छूट भी मिलती है। कम प्रीमियम और कैसे आप इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। सरल और कम प्रीमियम वाला ये जीवन बीमा होता है, न केवल आपके लिए सुरक्षा कवच बल्कि आपके नॉमिनी के भी लिए ये सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है। तो जाना आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में, आखिर किस तरीके से होता है और इसको क्यों सही माना जाता है। अब आइए अब बात करते हैं तकनीक से जुड़ी हुई भी और नज़र डालते हैं, बात कर लेते हैं टेक टॉक की।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत चल रहे इंडिया एआई मिशन ने ग्लोबल एक्सीलरेशन प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए 10 एआई स्टार्टअप्स का चयन कर लिया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के लिए सक्षम बनाना है। चयनित स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, संसाधन और वैश्विक नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन पेरिस के स्टेशन F और HEC पेरिस के सहयोग से किया जा रहा है। स्टार्टअप्स पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण लेंगे, फिर पेरिस में 3 महीने की रेजिडेंसी में भाग लेकर वैश्विक एआई इकोसिस्टम से जुड़ेंगे। इंडिया एआई मिशन, जो कि लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है, और एक अहम साझेदारी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। और जो 10 स्टार्टअप हैं वो कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें एआई हेल्थ हाईवे की बात की जाए, अविरोज की बात की जाए, खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए, प्लांट की हम बात करें, खास ये तमाम वो बड़े स्टार्टअप्स जिनको ये मौका अब यहाँ पर मिला है। इसमें greenfi.ai का नाम है, क्लाइमेट फोर्स टेक्नोलॉजीज, इनफिल हेल्थ टेक, इनलस्ट्रूट लर्निंग, प्रेडको, स्काईसर्व और टेस्टिंग सॉल्यूशंस। ये ऐसे 10 स्टार्टअप्स जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ेंगे, यानी कि भारत का एआई मिशन और एआई मिशन का विस्तार। और तकनीक के बाद आइए बात करते हैं संस्कृति की भी, यानी बात करते हैं खासतौर से एक दिन एक उत्सव की। तो परशुराम जयंती के अवसर पर हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया धाम, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यही पवित्र स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बनास नदी के तट पर स्थित मातृकुंडिया धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की और पवित्र कुंड में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की। इसी वजह से यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होने की मान्यता है। यही कारण है कि लोग यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। परिसर में करीब 25 मंदिर स्थित हैं, जिनमें मंगलेश्वर महादेव मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। परशुराम जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं और भगवान परशुराम व शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान लगा मेला और बाजार भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहता है। मातृकुंडिया धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है, जो हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक दिन एक उत्सव के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं खेती के जगत में। खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और आज कृषि जगत में आपके लिए क्या लेकर के आए बताते हैं। बिल्कुल, आज बात करते हैं बिहार की, जहां पर मखाना सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुपर फूड के रूप में देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना और राज्य सरकार की योजनाओं ने इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। कैसे बढ़ रहा है, आइए देखते हैं। शेष जलीय पौधे यूरियल फेरोक्स के बीज से बनने वाला मखाना आज सिर्फ एक पारंपरिक फसल नहीं, बल्कि सुपरफूड और किसानों की आय का मजबूत जरिया बन चुका है। बिहार के मिथिला क्षेत्र से निकलकर अब ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर मखाना सेहत के साथ साथ बाजार में भी जबरदस्त मांग रखता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मखाना एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसकी खेती के लिए जल प्रबंधन और मिट्टी की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है।
विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए दोमट और चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। खेत की तैयारी के दौरान 3 से 4 बार अच्छी जुताई कर उसे समतल करना चाहिए और चारों तरफ 2 फीट ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। फसल के बेहतर विकास और बड़े आकार के फल पाने के लिए खेत में 6 इंच से लेकर 2 फीट तक पानी का स्तर हमेशा रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने मखाना उद्योग के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड का उद्देश्य। और आइए सुपरफूड के बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या है खास, आइए जानते हैं। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच आज 3:30 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। आरसीबी टीम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की गो ग्रीन पहल के तहत हरे रंग की जर्सी पहनकर उतरेगी। आईपीएल के आज दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे हैदराबाद में खेला जाएगा। छठी वरीयता प्राप्त मीरा आंद्रीवा ने स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मीरा ने क्वार्टर फाइनल में 2 बार की चैंपियन इगा श्वांतेक को मात देकर सबको चौंका दिया। और आइए नया सवेरा में अब आपको बताते हैं आपके राज्य और आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो किस तरीके का मौसम रहेगा और उसके साथ साथ तापमान की स्थिति जो है अलग अलग राज्यों में हमने देखी संध्या यहाँ पर तापमान की स्थिति मुकुल हमने अपने दर्शकों को दिखाई और उसके साथ साथ नया सवेरा में अब वक्त हमारा सभी से विदा लेने का भी है, लेकिन कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। बिल्कुल, कुछ खास तस्वीरें उनके साथ आज तो छोड़े जाते हैं। खासतौर से हाथियों का झुंड कभी आपने देखा है? अगर नहीं तो आज नया सवेरा के इस अंक में देखिए कुछ बेहतरीन तस्वीरें। गुजरात का ये कुंभ अपने आप में सामाजिक बंधनों को दर्शाता है। इस झुंड में हाथी अपने भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए समूह का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का आनंद लीजिए, गजराज के झुंड को देखिए, हाथियों के इस झुंड को देखिए और मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारे नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।